नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली जब हम खबरों की बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज सबसे पहले उस खबर की बात होगी जिसकी चर्चा अब दुनिया के मंचों पर होने लगेगी, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसकी असली औकात याद दिलाई, इसके बाद से ही भारत की दुनिया भर में एक नई छवि उभरकर सामने आई है। वो भारत जो अब सहता नहीं, जवाब देता है। और जब जवाब देने की बारी आती है तो इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी करता है। एक तरफ पाकिस्तान को न केवल सैन्य ताकत और कूटनीतिक ताकत से जवाब दिया गया, जवाब देने का सिलसिला अब भी जारी है। वहीं दूसरी ओर बात चीन की भी करनी चाहिए, क्योंकि वही चीन जिसने पाकिस्तान को खाद पानी दिया, वही चीन जो लगातार पाकिस्तान को अपने हथियार मुहैया कराता रहा, और वही चीन जिसके हथियार भारत के हथियारों के सामने फुस्से साबित हुए। अब इन्हीं चीनी मिसाइलों की जांच पड़ताल करने वाला है भारत। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और उसकी शह पर पल रहे आतंकवादियों को कयामत की रात का एहसास करा दिया था। इस युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष ने दूसरे के हवाई क्षेत्र को पार नहीं किया। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी कैंपों पर जवाबी हमला किया। इस दौरान पाकिस्तान ने भी अपने उन्नत लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और मिसाइलों को भी तैनात किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी वायुसेना के 4 से अधिक स्क्वाड्रन्स के साथ पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसमें राफेल, SU-30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जेट शामिल थे। भारत के फाइटर जेट, ब्रह्मोस और स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइलों, जमीनी हमलों के लिए AASM हैमर गाइडेड बमों और हवा से हवा में मार करने के लिए मेटियोर मिसाइल से लैस थे। पाकिस्तान ने 40 से ज्यादा जेट विमानों से जवाबी हमला किया, जिसमें अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए F-16 वाइपर और चीन J-10C और JF-17 थंडर फाइटर भी शामिल थे। इन फाइटर जेट्स ने चीन से खरीदे गए PL-15E एयर टू एयर मिसाइल से भारतीय विमानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने फतेह 2 रॉकेट से भी भारत पर हमला करने की कोशिश की। अब यह स्पष्ट है कि चीन ने किस तरह से इस जंग पर अपना असर डाला, क्योंकि चीन ने ही पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराया। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बीजिंग पर पाकिस्तान को एयर डिफेंस और सैटेलाइट सिस्टम से मजबूत करने का भी आरोप लगाया। निश्चित रूप से चीन के हथियार भारतीय हवाई हमले के मुकाबले कमजोर साबित हुए, टारगेट को हिट नहीं कर पाए और भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के आगे ये सभी हथियार फुस्से साबित हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों से ज्यादा चले मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच पंजाब के होशियारपुर जिले के कमाही देवी गांव के पास पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों का मलबा मिला। यह मलबा पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा J-10C या JF-17 जेट द्वारा दागी गई चीनी PL-15E मिसाइल का माना जा रहा है। जो मलबा मिला है, ये जो स्क्रैप मिला है, उसमें इस मिसाइल के महत्वपूर्ण हिस्से जैसे प्रोपल्सन, डेटा लिंक, इर्शियल यूनिट जिसे कि जड़त्व इकाई भी कहा जाता है, और एक अहम हिस्सा एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी EESA, इन सभी के प्रमाण मिले हैं। इस मलबे ने दुनिया की बड़ी शक्तियों का ध्यान खींचा है। दुनिया की प्रमुख शक्तियों का गठबंधन फाइव आइज, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, वो इस मिसाइल के मलबे की स्टडी करना चाहते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया भी इस मिसाइल की दोहरी पल्स मोटर और AESA तकनीक को समझना और सीखना चाहता है। इन देशों की रुचि ये बताती है कि चीन की सैन्य तकनीक को लेकर वैश्विक चिंताएं कितनी गंभीर हो चुकी हैं। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने यह मलबा अब अपने पास रख लिया है। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मिसाइल को रिसर्च करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए भारत अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल प्रोग्राम को और मजबूती दे सकता है, जैसे अपग्रेडेड अस्त्र मिसाइल। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत PL-15E का अध्ययन करके इससे अपने प्रोग्राम के विकास में होने वाली दिक्कतों को भी दूर करेगा। इन सब के बीच अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, ये आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको बताएं तो रिवर्स इंजीनियरिंग दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद, उपकरण या तकनीक जैसे हथियार, मशीन या सॉफ्टवेयर को उसके निर्माण के बिना उसकी डिजाइन, उसकी संरचना या कार्य प्रणाली को समझने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या प्रोडक्ट को तोड़कर या डिंकपाइल करके उसकी आंतरिक संरचना, सामग्री या फिर तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उसे दोहराया जा सके, सुधारा जा सके या फिर उससे नई तकनीक, उससे उन्नत तकनीक विकसित की जा सके। साथ ही चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जोंग शियांगोंग का कहना है कि 29 मई को एक ब्रीफिंग के दौरान इस सिस्टम की मारक क्षमता से जुड़े सवालों को टाल दिया गया। इस सवाल का जवाब देने के बजाय चीन ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आग्रह किया। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष स्थिति को और जटिल होने से बचाने के लिए शांत रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चीन क्षेत्रीय स्थिरता में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। झांग ने संघर्ष में चीन द्वारा पहली बार PL-15E के उपयोग को स्वीकार किया। चीन ने कहा कि इसे नवंबर 2024 में जुहाई एयर शो सहित कई रक्षा प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि यह निर्यात किए जाने वाला प्रोडक्ट है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा विकसित PL-15E एक लंबी दूरी की सक्रिय रडार गाइडेड हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। भारत में इसके मलबे की बरामदगी ने बीजिंग में तकनीकी लीक के बारे में चिंताएं पैदा कर दी है। दरअसल पाकिस्तान का सैन्य भंडार चीनी उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये कहती है कि 2020-2024 में यानी 20 से 24 तक में उसके हथियारों के आयात का 81% हिस्सा चीन से ही आया है, जो 2015 से 19 में 74% था। इसमें पाकिस्तान के 400 से अधिक लड़ाकू विमानों ने आधे से अधिक विशेष रूप से JF-17 और J-10C, HQ-9 वायु रक्षा और PL-15E मिसाइलें जैसी प्रणालियां भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट ये बताते हैं कि 2019 से 23 के बीच पाकिस्तान अपने जरूरत के हथियारों का 82% चीन से मंगा रहा था। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपने हथियारों के लिए किसी भी हद तक चीन पर निर्भर है और इसमें JF-17 जैसे संयुक्त रूप से विकसित हथियार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि चीन ने भारत के साथ तनाव के चरम पर पाकिस्तान को अतिरिक्त PL-15E मिसाइल डिलीवर की थी। इससे ये भी पता चलता है कि चीन पाकिस्तान के सामरिक और रणनीतिक सहयोग कितने गहरे हैं।
PL-15E का मलबा भारत को अत्याधुनिक चीनी तकनीक का अध्ययन करने का एक अनूठा मौका दे रहा है। यह घटना क्षेत्रीय स्तर पर दो देशों की प्रतिस्पर्धा और ग्लोबल आर्म्स मार्केट की झलक भी दर्शाती है। इस मिसाइल के अध्ययन से भारत के रक्षा अनुसंधान इंजीनियर्स को अपनी तकनीक को एडवांस्ड करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक व्यापक प्रश्न अब भी बना हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या यह टकराव, जो उन्नत हथियारों और संयमित सरहदों से चिन्हित है, यहां तनाव कम करेगा या फिर दक्षिण एशिया की अस्थिर भू राजनीतिक सीमाओं को और ज्यादा भड़काएगा? सवाल ऐसे समय में आ रहा है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल मान रहा है, जब भारत ने यह कह दिया है कि किसी भी तरीके की आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, जब भारत ने कह दिया है कि आतंक और आतंक को पनाह देने वाले को भी ठीक उसी रूप में देखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से हथियारों की ये जो होड़ लगी हुई है, क्या ये वाकई दक्षिण एशिया की अस्थिर भू राजनीतिक सीमाओं को भड़काने वाली है? और इससे भी बढ़कर ये जरूरी हो जाता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, अगर चीन लगातार पाकिस्तान को हथियारों से मजबूत कर रहा है, तो भारत को भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग से अपनी तकनीक को बढ़ाना होगा। और जब ये बढ़त होगी, तब भारत और पाकिस्तान या फिर तमाम वो मुल्क जो आतंक को समर्थन दे रहे हों, आतंकी देश को, आतंकिस्तान को समर्थन दे रहे हों, वो भारत की ताकत से सीधे तौर पर उसके साथ भारत की ताकत को समझ पाएंगे और भारत की ताकत ही दुनिया को यह बताएगी कि अगर आपको वैश्विक शांति चाहिए तो सबसे पहले दो चीजों को रोकना होगा। पहला, आतंक का खात्मा, और दूसरा, हथियारों की होड़। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि ये भारत की लड़ाई है और इसीलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में मेक इन इंडिया को अडॉप्ट करते हुए डिफेंस सेक्टर में भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। परिस्थिति इस तरह से बनी हुई है कि भारत को डिफेंस सेक्टर में अपने आप को मजबूत करना ही होगा और ब्रह्मोस इसका जीता जागता उदाहरण है। और अब इस रिवर्स टेक्निक से भी भारत बहुत जल्द उस उन्नत तकनीक के मिसाइल और हथियार भी तैयार कर पाएगा जो चाइना जैसे चालबाज देशों को भी सीधे तौर पर जवाब देने के लिए मान्यता रखता हो। अब क्योंकि जवाबों का सिलसिला जारी है, क्योंकि युद्ध की बात हो रही है, तो एक ऐसा युद्ध है जो ऐसा लग रहा है कि मानो न खत्म होने वाला युद्ध बन चुका है। हम दरअसल रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं। बीते 4.25 साल अब हो रहे हैं। ये जंग बीते 4.25 साल से जारी है और इस जंग के बीच सोमवार यानी कि आज का दिन, 2 जून का दिन बहुत खास रहा, क्योंकि तुर्की के सिरागन पैलेस में शांति वार्ता को लेकर बातचीत हुई है। उम्मीद तो की जा रही थी कि शांति वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि इस 1 घंटे तक चली वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दोनों देशों के बीच ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उसके 40 बॉम्बर्स प्लेन को तबाह कर दिया है। दोनों देशों के बीच शांति को लेकर 1 घंटे से ज्यादा बातचीत होती है। इस्तांबुल में हुए शांति वार्ता के दूसरे दौर में रूस ने यूक्रेन के प्रस्तावित बिना शर्त युद्ध विराम को ठुकरा दिया है। कीव के प्रतिनिधि सर्गी ने बताया कि वार्ता के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि दोनों देश कैदियों के अदला बदली पर सहमत जरूर हो गए हैं, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी कर दी है। ये वार्ता तुर्की की मध्यस्थता में हुई है, जो मात्र 1.5 घंटे ही चल सकी। हालांकि ये वार्ता 1.5 घंटे से भी कम की रही और बेनतीजा साबित हुई है। इससे पहले 16 मई को हुए पहले दौर में भी युद्ध समाप्ति पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई थी, लेकिन कैदियों की अदला बदली पर सहमति जरूर बन गई थी।
वार्ता शुरू होते ही रूस में तनाव बढ़ गया। जहां युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स ने कीव पर जवाबी हमले की मांग उठाई, वहीं इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी सीधी वार्ता महज 1-1.5 घंटे से भी कम चली और किसी ठोस नतीजे के बिना ही खत्म हो गई। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन ने रूस के परमाणु सक्षम बॉम्बर्स पर हमला किया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। हालांकि यूक्रेन यह कह रहा है कि दरअसल रूस डायलॉग टेबल पर तभी आ पाया जब यूक्रेन ने रूस पर दबाव बनाया है। ये जो हमला किया गया है, ये कोई 10-15 दिन की तैयारी नहीं है, सालों से इसकी तैयारी चल रही थी और ये दबाव ही था जो रूस को डायलॉग टेबल पर लेकर आया। लेकिन इस बातचीत के दौरान भी कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकला है। वार्ता की मेजबानी टर्की ने की, लेकिन दोनों पक्षों की स्थिति में कोई लचीलापन नहीं दिखाई दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी कोई समझौता या युद्ध विराम की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। दरअसल यूक्रेन द्वारा रूस के परमाणु सक्षम बॉम्बर्स पर हमला करने के एक दिन बाद इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की दूसरी सीधी बैठक हुई है। यह वार्ता सन 2022 के बाद से दूसरी बार हो रही है। संकट की इस घड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मध्यस्थता से पीछे हट सकता है। वार्ता इस्तांबुल के सिरेगन पैलेस में हो रही थी, जहां शुरुआत में थोड़ी देरी देखी गई। शांति वार्ता में पहुंचे रूस के प्रतिनिधि व्लादिमीर मेडिंस्की ने बताया कि उन्हें यूक्रेन का ड्राफ्ट ज्ञापन पहले ही मिल चुका था। उन्होंने कहा कि रूस भी अपनी शांति योजना के साथ प्रस्ताव लाया है। हालांकि पिछली वार्ता में 1000 कैदियों की अदला बदली हुई थी, लेकिन युद्ध विराम या शांति का कोई ठोस संकेत नहीं मिला था और इस बार की वार्ता में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी सीज फायर के लिए कोई भी देश राजी होता हुआ नजर नहीं आया है। कैदियों की अदला बदली तो जरूर हुई है, लेकिन यह युद्ध कब रुकेगा, कौन रोकेगा, किन शर्तों पर रोकेगा, इसे लेकर दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी तरीके की स्पष्टता सामने नहीं आई है। इन सब के बीच यह माना जा रहा है, विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस पर ड्रोन अटैक किया है, जिस तरीके से 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स रूस के ध्वस्त किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, रूस इसका जवाबी हमला जरूर देगा, इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और अगर रूस की तरफ से ऐसा किया जाता है तो फिर खतरा परमाणु अटैक का भी नजर आ रहा है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि रूस क्या अब यूक्रेन पे परमाणु अटैक करेगा, और अगर ऐसा होता है तो स्थिति विश्व युद्ध के मुहाने जैसी नजर आने लगी है, यानी संकट के बादल दुनिया भर में मंडरा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि ऐसे किसी भी युद्ध को रोका जाए, तटस्थ होकर तमाम परिस्थितियों को समझते हुए, वैश्विक रणनीति को ध्यान में रखते हुए दो देशों के बीच के परमाणु युद्ध को रुकवाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया के देशों की होती है। आगे क्या होगा इस पर नजर तो हमारी बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में क्या हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ वहां पर एक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि एक संदेश भी दे रहा है। दरअसल यहां पर करेंसी नोट के डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि करेंसी नोट के डिजाइन में अगर मामूली बदलाव किया गया है तो इसमें बड़ा क्या है? बड़ा ये है कि इस नोट में बदलाव दरअसल बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये एक गहरी और चालाक साजिश है जो देश के कट्टर इस्लामी एजेंडे को एक सेक्युलर और इंक्लूसिव चेहरे के पीछे छिपाने की कोशिश है। बांग्लादेश के बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए नोटों पर पहली बार शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है, जो फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं बांग्लादेश के, लेकिन उनकी तस्वीर हटा दी गई। उनकी जगह पर हिंदू मंदिरों, बौद्ध विहारों,
ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया गया है। लेकिन क्या यह अचानक बदलाव एक स्वागत योग्य प्रगतिशील कदम है या फिर एक गहरे इस्लामिक कट्टरपंथ को वैधता देने का कुटिल प्रयास है? सच तो यह है कि यह कदम उस हकीकत को छिपाने की कोशिश है जिसे दुनिया देख तो रही है लेकिन समझने से कतरा रही है। बांग्लादेश एक छद्म सेक्युलर मुल्क है जिसने गैर मुस्लिमों को पहले हाशिए पर धकेला, फिर सताया और अब उनके धार्मिक प्रतीकों को करेंसी नोटों पर छापकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है। लेकिन असली तस्वीर क्या है? दरअसल बांग्लादेश का इतिहास हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से पटा पड़ा है। 1971 की आजादी के बाद से ही गैर मुस्लिम आबादी में भारी गिरावट आई। मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया और हजारों हिंदुओं को जबरन देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। आए दिन हिंदू महिलाओं के साथ रेप, धर्मांतरण और भूमि हड़पने के मामले सामने आते हैं। लेकिन बांग्लादेशी शासन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमेशा ही चुप्पी साधे रखा। अब जब देश में राजनीतिक समीकरण बदले हैं, शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं, तो कार्यवाहक सरकार ने लोगों के विश्वास को जीतने के लिए नया खेल शुरू कर दिया। करेंसी नोटों पर गैर मुस्लिम स्थलों की तस्वीरें छापना, इसे प्रगतिशीलता और सांस्कृतिक समावेशिता का नाम दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये दिखावा उस वास्तविकता को ढक सकता है जो जमीन पर घट रही है? ये वही बांग्लादेश है जहां रमजान के दौरान खुलेआम खाने वाले गैर मुस्लिमों को वहां पर गैर मुस्लिमों को पीटा जाता है। वही देश जहां हिंदू नववर्ष के आयोजन को कभी कभी गैर इस्लामिक कहकर निशाना बनाया जाता है। वही शासन तंत्र जो पिछले कई दशकों से धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलता रहा है, अब सांस्कृतिक विविधता के नाम पर छद्म शक्ति का प्रचार कर रहा है। यह केवल करेंसी नहीं, मानसिकता की रीडिजाइनिंग है। बांग्लादेश की यह नई मुद्रा उस राष्ट्र की मानसिकता को दर्शाती है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को सेक्युलर दिखाना चाहता है, लेकिन घरेलू स्तर पर वो शुद्ध इस्लामी है। और क्या ये वही बांग्लादेश नहीं है जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता को कभी बख्शा नहीं जब वो सत्ता के खिलाफ बोले? शेख हसीना की विदाई के बाद कार्यवाहक सरकार अब एक क्लीन इमेज पेश करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन यह छवि निर्माण नहीं, छवि की धोखाधड़ी है। भारत जिसने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज देख रहा है कि वहां के हालात कैसे बदले हैं। लाखों बांग्लादेशी अब भी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर चुप रहना भारत की कूटनीतिक और नैतिक विफलता होगी। बांग्लादेश को अब यह दिखावा बंद करना होगा करेंसी नोटों पर हिंदू और बौद्ध प्रतीकों की मौजूदगी तब तक बेमानी है जब तक वहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर लेते। ये केवल एक धुंधला पर्दा है जो एक कट्टरपंथी शासन के चेहरे को ढकने की कोशिश मात्र है। सवाल ये नहीं है कि नोट पर क्या छपा है, सवाल यह है कि बांग्लादेश के दिल में क्या लिखा है। बांग्लादेश के नोटों पर मंदिरों की चालबाजी, हिंदू प्रतीकों से कट्टर चेहरा ढकने की कोशिश, गैर मुसलमानों पर अत्याचार, ये सब अब सिर्फ दिखावटी तस्वीर ही है, क्योंकि यहां पर असल में जिस तरह से चरमपंथ और कट्टरपंथ हावी हुआ है, जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिनों में दुनिया ने बांग्लादेश से देखी है, वो ये बताती है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। और यही वजह है कि अब अपनी इंटरनेशनल छवि सुधारने के लिए बांग्लादेश ने ये चालाकी की है। लेकिन समझना दुनिया को होगा, समझना हमको और आपको होगा कि दरअसल सेक्युलरिज्म की ये नकाबपोशी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो बहुत कुछ
छिपाता भी है और उस छिपे हुए को ही समझकर आने वाली तस्वीर के लिए हमें तैयारी भी करनी होगी, तैयार भी होना होगा। जनमत में अब बात करते हैं उस एक राष्ट्र की जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ने उस हिंदू राष्ट्र को भी अपनी जद में लिया। हालात ये हुए कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोकतंत्र की बहाली की गई। एक उम्मीद रही कि उस देश में विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर तस्वीरें आई सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता की और अत्याचार की। लोकतंत्र का मतलब किसी धर्म को कुचलना नहीं होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर एक बार फिर से आवाज बुलंद हुई है कि राजा वापस आओ, देश बचाओ। राजा चाहिए, धर्म चाहिए। दरअसल नेपाल, जहां की आबादी 81% आबादी हिंदू बहुल है, यहां की हिंदू जनमानस ने, सनातनी जनमानस ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर डाली है। एक बार फिर से राजशाही की बहाली के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। यह आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब लगातार यह कहा जा रहा है कि दरअसल वर्तमान सरकार चीन के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। वर्तमान सरकार में जो अस्थिरता, जो भ्रष्टाचार है, वो सीधे तौर पर नेपाल और नेपाल के हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। और ऐसे में अब नेपाल का जनमानस ये चाहता है कि एक बार फिर से वो हिंदू राष्ट्र आए जहां पर स्थिरता हो, जहां पर सुरक्षा हो। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ये आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्या ये आंदोलन एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को आधार दे पाएगा? और क्या भारत के लिए नेपाल का हिंदू राष्ट्र हो जाना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, ऐसे समय में जब हमारे चारों तरफ दुश्मनों की लॉबी तैयार हो रही हो, ऐसे समय में जहां पर चाइना पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहा है, चाइना नेपाल में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो फिर क्या ऐसी स्थिति में नेपाल का हिंदू राष्ट्र हो जाना भारत की सुरक्षात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पहल नहीं होगी, महत्वपूर्ण तस्वीर नहीं होगी? और इसीलिए यहां पर जो आवाज बुलंद हो रही है, भारत को क्या अब खुलकर नेपाल के साथ हिंदू राष्ट्र की इस लड़ाई में नहीं उतर जाना चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब देती हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल वह देश जो एक समय दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जहां राजा न केवल शासन का बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक हुआ करते थे। लेकिन 2008 में विदेशी प्रभावों और वामपंथी षड्यंत्रों के चलते नेपाल के संविधान को बदलकर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया। आज वही नेपाल एक बार फिर उभर रहा है। सड़कों पर, गाँव में, शहरों में हर और एक ही आवाज गूंज रही है, राजा आओ, देश बचाओ और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। यो हामी यति नजिक पुगिसकेका थियौं। यो भ्रष्ट दलाल सरकारले हामीलाई 15 गते जुन तरिकाले स्टेजै उडाइदियो हैन, अनि असुर ग्यास प्रयोग गर्यो, अनि त्यसपछि गएर निर्दोष आन्दोलनमै नआएका कोही साथीहरूलाई पनि गोली हानेर मार्यो। तपाईहरुकै पत्रकार साथीलाई भित्रै जलाएर भित्रै मार्यो। राजशाही की पुनर्स्थापना और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन तेज हो चुका है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग हाथों में बैनर, दिलों में आस्था और गूंजते नारों के साथ जुटे हैं। लोगों का कहना है, जिस व्यवस्था ने देश को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और विदेशी दखल के हवाले कर दिया, उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को काठमांडू में राजशाही समर्थकों ने एक विशाल प्रदर्शन किया, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर चल रही यह तानाशाही व्यवस्था इसे सहन नहीं कर सकी। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत कई नेताओं को इसीलिए हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश की थी। सवाल यह है, क्या अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए आवाज उठाना अब अपराध बन चुका है? नेपाल की जनता अब थक चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलती सरकारें, घोटाले, ठप पड़ी विकास योजनाएं और ऊपर से चीन और पाकिस्तान जैसे
देशों की गिद्ध दृष्टि। लोग आज कह रहे हैं कम से कम राजा के समय व्यवस्था थी, सम्मान था और देश एकजुट था। और भारत तो हमेशा नेपाल का भाई रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। जब नेपाल रोता है तो हिंदुस्तान की आत्मा कांप उठती है। नेपाल की पीड़ा भारत की आत्मा को भी विचलित करती है। इसलिए ये आवाज सिर्फ नेपाल के राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की पहचान के लिए है। वहीं चीन और पाकिस्तान नेपाल की इस अस्थिरता को अपने हित में भुनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि नेपाल उलझा रहे, भटा रहे, ताकि वह भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब नेपाल की जनता जाग चुकी है। जिंदाबाद, जय सिया राम। हम हिंदू सम्राट सेना बाबा सिंह सुसरी जिला संयोजक, हम लोग जो है अभी काठमांडू आए हैं और सुसरी से आए हैं। हमारा एक ही मांग है, आप हमको राजा दे दीजिए, हिंदू राष्ट्र दे दीजिए, तभी हम लोग छोड़ने वाले हैं, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक राजा नहीं आता तब तक हम लोग लड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वह इस चक्रव्यूह से निकलना चाहती है। वह फिर से राजा को देखना चाहती है, फिर से उस पहचान को पाना चाहती है जो सनातन से जुड़ी है। इसीलिए सुदर्शन न्यूज स्पष्ट करता है, नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक लड़ाई में हम नेपाल के साथ हैं और हम स्पष्ट कहते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम नेपाल में हिंदू राष्ट्र का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नेपाल के कई मित्रों ने, कई बंधुओं ने जानकारी भेजी है कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलन और व्यापक हुआ है। ऐसे में हमारा ये संदेश सारे नेपाली भाइयों के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं करिए। हम भी इन आंदोलन। तो सुदर्शन न्यूज इस महान आंदोलन में नेपाल के साथ खड़ा है, क्योंकि ये केवल हिंदू राष्ट्र के लिए एक आंदोलन नहीं, ये अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई है, जिसमें दुनिया भर के सनातनियों को एक साथ आना होगा। और ये साथ आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया में फैल रहे इस्लामिक चरमपंथ, इस्लामिक आतंक से अगर बचना है तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत करना ही होगा, वरना वही होगा जिसका जिक्र अब हम अगली खबर में करने वाले हैं। कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान की स्काई फाउंडेशन ने कोलकाता स्थित अपने भारतीय ब्रांच को एक्टिव किया। वजाहत खान के जरिए शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। वजाहत खान कोलकाता स्काई फाउंडेशन का करता धरता है। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में ये सामने आया है कि जो वजाहत खान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के कथित अपमान से नाराज होकर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, वो खुद सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का बार बार अपमान करता रहा है। वजाहत खान टीएमसी का कट्टर समर्थक है, अपने मुसलमान और टीएमसी का वोट बैंक होने का पूरा फायदा उठाता है और यही वजह है कि माता कामाख्या पर अश्लील पोस्ट करने के बाद भी उसके खिलाफ कहीं कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। शर्मिष्ठा पनौली मामले में बड़ा खुलासा। क्या पाकिस्तानी आईएसआई के दबाव में हुई कार्रवाई? शर्मिष्ठा केस से क्या है स्काई फाउंडेशन का संबंध? स्काई फाउंडेशन के एफआईआर पर बंगाल पुलिस का एक्शन। स्काई फाउंडेशन का कराची पाकिस्तान में है हेड ऑफिस, कोलकाता में है स्काई फाउंडेशन का ब्रांच ऑफिस। वजाहत खान है बंगाल में फाउंडेशन का करता धरता। वजाहत ने ही कराया शर्मिष्ठा पर एफआईआर। हिंदू देवी देवताओं पर वजाहत करता है अश्लील पोस्ट। माता कामाख्या पर कर चुका है अश्लील टिप्पणी। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों पर भी कर चुका है अभद्र पोस्ट। हिंदू देवी देवताओं का वजाहत खान उड़ाता रहा है मजाक।
ममता की पार्टी टीएमसी का समर्थक है वजाहत खान। जी हां, टीएमसी समर्थक वजाहत ने एफआईआर कराई और कोलकाता पुलिस बिना किसी जांच के आनन फानन में कार्रवाई में जुट गई। सवाल यह है कि ये कार्रवाई किसके दबाव में और किसे खुश करने के लिए हुई? क्या पाकिस्तानी स्काई फाउंडेशन के दबाव में ममता और उनकी पुलिस ने ऐसा कदम उठाया? क्या बंगाल पुलिस टीएमसी का कार्यकर्ता की तरह काम करती है? क्या पाकिस्तानियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने वालों का जवाब देना अपराध है? स्काई फाउंडेशन, जी हां, शर्मिष्ठा पनौली के केस में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम सामने आ रहा है और ये दावा श्री राम स्वाभिमान परिषद के सेक्रेटरी सूरज कुमार सिंह ने दावा किया है कि इस केस के पीछे कराची की एक स्काई फाउंडेशन है जिसने एक केस दर्ज कराया और उनके जो लोग बंगाल में रहते हैं शर्मिष्ठा के गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट रूम में जश्न मना रहे और जिहादी नारे लगा रहे थे। सुनिए सूरज कुमार सिंह को। स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाकर उसको उठा कर लेके आती है। 19 साल की लड़की है और उसके जान पे खतरा है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गुरुग्राम के जज को ट्रांजिट बेल देनी थी, लेकिन उन्होंने ट्रांजिट रिमांड क्यों दी? कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पनौली को गिरफ्तार करना इतना जरूरी था कि अगर गिरफ्तार नहीं होती तो आफत आ जाती? सवाल ये भी कि क्या कोलकाता के जज का शर्मिष्ठा को पुलिस कस्टडी देना जरूरी था? ये सब किसके दबाव में? क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वजाहत खान तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जबकि उसने हमारे देवताओं के अपमान के लिए न तो माफी मांगी और न ही कोई पोस्ट डिलीट की। यही वजाहत खान मां कामाख्या पर अभद्र टिप्पणी करता है। यही वजाहत खान गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों पर अश्लील पोस्ट करता है। लेकिन मामले में 2 साल के बाद वजाहत खान के खिलाफ असम, बंगाल और दिल्ली में 3 केस दर्ज हुए। लेकिन क्या मजाल कि कोलकाता पुलिस इस जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करे? नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वह मुस्लिम है और ऊपर से टीएमसी का समर्थक भी। अगर इस पर कार्रवाई हुई तो ममता का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इन सब तथ्यों पर ध्यान देने से ये बात स्पष्ट हो रही है कि शर्मिष्ठा पनौली के मामले में कहीं न कहीं विदेशी ताकतों और मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा योगदान है। सवाल वही, क्या ममता और उनकी पुलिस अब वजाहत खान का भी ट्रांजिट रिमांड दिल्ली और असम पुलिस को देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। सवाल बड़ा है कि क्या मोहतरमा ममता क्या ऐसे जो पाकिस्तानी समर्थक है इस वजाहत खान की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द करवाएंगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी को जरूर देना चाहिए। अब आइए आपको अब उस तस्वीर की तरफ लिए चलते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में तबाही का मंजर दिखाती है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ने करीब तबाही मचा रखी है। नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल है। असम में रविवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर रही क्योंकि 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके साथ साथ 15 से ज्यादा जिलों में 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। त्रिपुरा में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं, जहां रविवार को कई जिलों में भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। 4 जून तक अलग अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की भी उम्मीद है और यहां पर भी बाढ़ जैसे हालात आ चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तरी सिक्किम का भी है, जहां रविवार शाम भूस्खलन हुआ जिससे आसपास के आवासों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसमें उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से अभी कुछ और भी लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सिक्किम के लाचुंग से 18 पर्यटक वाहनों के साथ पहला जत्था लोअर दिजुंगू के फिदांग पहुंच गया है। जिला कलेक्टर अनंत जैन ने काफिले का नेतृत्व किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को सुरक्षित वापस ले जाया जाए। असम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि सोमवार को भी
स्थिति गंभीर बनी रही है और राज्य के कई हिस्सों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गुवाहाटी स्थित भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि असम की ज्यादातर जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। राज्य भर के कई जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मौजूदा वक्त में ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ और निमाटी घाट में खतरे के निशान के ऊपर ये नदियां बह रही हैं। इसकी सहायक नदियां नुमालीगढ़ में धनसिरी और कामपुर में कोपिली खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एसडीएमए ने कहा है कि बराक नदी बदरपुर घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि श्रीभूमि में इसकी सहायक नदी कुशियारा और मतेजुरी में कटाखल भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो जून का पहला सप्ताह है, लेकिन देश के ज्यादातर इलाकों में और खासतौर से पूर्वोत्तर की तस्वीर जो आ रही है वो बारिश के बाद बेहद खतरनाक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर असम तक, बिहार के मध्य भागों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही असम से होकर निचले हिस्सों में एक हेवी रेनफॉल की स्थिति यहां पर बनी हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। पूर्वोत्तर में तबाही की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, लेकिन इन सब के बीच जान माल को बचाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। राहत कैंपों में जनसैलाब उमड़ पड़ा है क्योंकि ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। त्रिपुरा, सिक्किम, असम, पूर्वी इंफाल, मणिपुर और गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कें, मोहल्ले, इमारतें सब कुछ जलमग्न है। यहाँ पर आम जनजीवन किस कदर अस्त व्यस्त हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर तो नावें चल रही है और रेस्क्यू टीम लोगों को जो रिहायशी इलाके हैं वहां से रेस्क्यू करके राहत कैंप तक पहुंचा रही हैं। वहीं सिक्किम में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से कई लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि जान माल का यहां पर इस भूस्खलन में नुकसान कम हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा एक जो विशेष इलाका था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यानी कुल मिलाकर बारिश का मंजर राहत नहीं, आफत लेकर आया है। और आइए, क्योंकि अब हम अपने जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने जो अभियान चलाया उस अभियान का विजय पताका फहर रहा है। हमारे उस महाअभियान की आज जीत हुई है जिसकी अलख कई वर्षों पहले धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल से जगाई थी। दशकों से आक्रांता सलार गाजी के नाम पर जो मेला लगाया जाता रहा था उसे अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब ये तय कर लिया गया है कि आक्रांताओं का खेला नहीं, अब तो शौर्य का मेला लगेगा। और ये शौर्य का मेला अब किसी गाजी के नाम पर नहीं बल्कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में फर्जी नैरेटिव की मीनारें ध्वस्त की जाएंगी और भारत के वीर योद्धाओं और महापुरुषों के शौर्य का सम्मान किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेल देव पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने भी सुहेल देव जी के शौर्य मेले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। यह भी बताया है कि हमने तो इस मेले को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी भी शुरू कर दी है। पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं और साफ तौर से अब किसी गाजी की नहीं, अब तो शौर्य का महिमा मंडन होगा। तो ये तय अब आपको और हमको मिलकर करना है कि मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति दिलानी है देश को और शौर्य गाथा को बल देते हुए ऐसी ही पॉजिटिव तस्वीरें लेकर आनी है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हिंदू एकता साथ आती है।
याद रखिए, जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए जरूरत एकजुट होकर एक बुलंद आवाज उठाने की है, और जब आवाज में बुलंदी होगी तो तस्वीर ऐसी ही सकारात्मक आएगी। आगे और बेहतर तस्वीर हो, इस उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।